जमात दहम साइंस ग्रुप के इम्तहानात के नताइज का ऐलान कर दिया गया है। अब्दुर्रहमान, अलीजा समदानी, रामेन जुबैदा और रबिया इमरान ने पोजीशंस हासिल की हैं, जबकि जनरल ग्रुप में हिबा जिया, मदहत असलम और हाफिजा मिनहाल ने पोजीशन हासिल की है। खसूसी बच्चों में कमाल कमाल, मरियम अजीज, फ़ारूक असरार ने पोजीशन हासिल की हैं। पोजीशन होल्डर्स को शील्ड और असनाद तकसीम किए जाएंगे। जमात दहम साइंस ग्रुप के इम्तहानात के नताइज का ऐलान कर दिया गया है। अब्दुर्रहमान, अलीजा समदानी, रामेन जुबैदा और रबिया इमरान ने पोजीशन हासिल की हैं। मज़ीद जानते हैं हमारे नुमाइंदे सैयद ज़ुबैर राशिद से। जी ज़ुबैर, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, कराची सानवी तालीमी बोर्ड कराची के तहत जमात दहम के साइंस ग्रुप के सालाना इम्तहानात बराए साल 2022 के नताइज का ऐलान कर दिया गया है। साइंस ग्रुप के नताइज में अब्दुल रहमान, अलीजा समदानी, रामीन जुबैदा और रबिया इमरान ने पोजीशन हासिल कर ली है, जबकि जनरल ग्रुप में हिबा जिया, मदहत असलम और हाफिजा मिनहाल ने पोजीशन हासिल की है। इसके अलावा खुसूसी बच्चों में कमाल कुमार, मरियम अजीज, फरा इसरार ने पोजीशन हासिल की है। बच्चों को शील्ड और सर्टिफिकेट भी तस्लीम किए जाएगी। इस वक्त जो है तकरीब जो है बावकार तरीके से इस वक्त मुनक्किद की गई है। सैयद अशरफ अली शाह साहब ने यहाँ पर तकरीब से खिताब किया है। इसके अलावा वजीर जामिया के जो सेक्रेटरी हैं वो भी यहाँ पर बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत कर सके हैं। जनाब इस्माइल दाऊद साहब शिरकत नहीं कर पाए। इसके अलावा वो तलबा वो तालिबात जो कि अपना रिजल्ट मालूम करना चाहते हैं तो 2 बजे ऑफिशियल वेबसाइट में रिजल्ट जो है उस बाकायदा तौर पर ऐलान कर दिया जाएगा। ताहम बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन कराची की जानिब से साइंस ग्रुप और जनरल ग्रुप और खुसूसी बच्चों के जो पोजीशन जिन्होंने हासिल की है उनका ऐलान कर दिया गया है। जी अच्छा ज़ुबैर, ये भी बताइएगा कितने नंबर्स लिए गए हैं, ये भी बता दीजिएगा। देखिए, बाज़ाते तौर पर जो है नंबर्स की जो रेशियो है वो तो बताया नहीं गया है, लेकिन इसके बाद जो है और इसके अलावा 3.25 लाख जो बच्चे हैं उन्होंने इस दफ़ा जो है पोजीशन में जो मैट्रिक के जो इम्तहानात है उसमें हिस्सा लिया था। ताहम जो रेशियो है वो अभी तक बोर्ड की जानिब से इसकी ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं की गई है, लेकिन जैसे ही तकरीब खत्म होती है बाकायदा तौर पर जो पोजीशन की जो रेशियो है उसका ऐलान कर दिया जाएगा। जी अच्छा ज़ुबैर, ये भी बताइएगा कि कितनी परसेंटेज इस बार बताई जा रही है कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे जो हैं पोजीशन होल्डर भी हैं, और कितने परसेंटेज बताई जा रही है जिन लोगों ने अच्छे नंबर्स हासिल किए हैं? देखिए, इस पर तकरीब जो है जारी व सारी है। इसके अलावा परसेंटेज और रेशियो के हवाले से अभी जो है बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन कराची ने अभी तक एलामिया जो है जारी नहीं किया गया है। जैसे ही तकरीब जो है यहाँ पर इख्तिताम पज़ीर होगी इसके बाद जो है बच्चों के जो सर्टिफिकेट्स हैं उसी में ही क्योंकि ये तमाम तो परसेंटेजेस जो है मेंशन है और अभी भी तकरीब जो है जारी है। अभी कुछ ही देर में बच्चों को जो है मेडल से और सर्टिफिकेट से नवाजा जाएगा। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया सैयद ज़ुबैर राशिद हमें अपडेट कर रहे थे। इंतज़ामिया की नाअहली ने कराची के बासियों की जिंदगियां दाव पर लगा दी हैं। इंतज़ामी नाअहली के बायस शहर में डेंगू के केसेस में दिन ब दिन इजाफा देखा जा रहा है। रोज़ाना डेंगू के सैकड़ों मरीज रिपोर्ट हो रहे हैं। अस्पतालों के बेड्स भर गए हैं। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान अगर बात की जाए तो डेंगू के 104 मरीज रिपोर्ट हो चुके हैं। सरकारी अदाद-ओ-शुमार आने वाले दिनों में डेंगू केसेस बढ़ने का खदशा जाहिर किया जा रहा है। हमारे नुमाइंदे इरफान अब्बासी इस वक्त जिला अस्पताल की इमरजेंसी के इंचार्ज डॉक्टर सिकंदर के साथ मौजूद हैं, इनसे मजीद जानेंगे। जी इरफान अब्बासी, बताइएगा क्या कहना है डॉक्टर का? जी बिल्कुल, गुज़िश्ता 5 रोज़ के दौरान 129 अफराद सिर्फ जिना अस्पताल की इमरजेंसी के अंदर लाए गए थे, जिनके मुतादिद मरीज़ ऐसे थे कि जिन मरीज़ों के प्लेटलेट जो है वो काफ़ी ज़्यादा कम हो रहे थे और उनको मुख्तलिफ वार्ड के अंदर दाखिल किया गया था। जिना अस्पताल कराची ना सिर्फ कराची बल्कि सूबे का सबसे बड़ा अस्पताल है, जहाँ के जो डॉक्टर्स हैं उनका भी कहना ये है कि अब डेंगू वायरस जो है वो बहुत ज़्यादा तेज़ी से फैल रहा है। लोगों की एक बड़ी तादाद रोज़ाना की बुनियाद पर मुख्तलिफ अस्पतालों के अंदर लाई जा रही है। मेरे साथ डॉक्टर सिकंदर मौजूद हैं जो जिना अस्पताल की इमरजेंसी के इंचार्ज, इनसे बात करेंगे। अभी आपने कहा 129 अफराद को लाया गया था, इनकी कंडीशन कैसी थी और क्या सूरत है? बेसिकली हमारे पास 5 तारीख से इनका फ़्लो ज़्यादा हुआ है और पहले भी इक्का दुक्का आ रहे थे, लेकिन 5 से ज़रा ज़्यादा आना शुरू हुए, जो कि तेज़ बुखार के साथ और उनको जो है वो बुखार बहुत तेज़ हो रहा था, साथ में हाई ग्रेड फ़ीवर के साथ
उनको जो है ना डिहाइड्रेशन और इन तरह के मसाइल थे, तो उस पे हमने फिर उनकी जो लैब्स वगैरह करवाई तो उनके डेंगी जो डायग्नोसिस है वो इस तरीके से हुई कि उनके प्लेटलेट्स की तादाद बहुत कम हो रही थी। किसी के 50,000, किसी के 60,000, किसी के 30,000 भी थे। तो फिर उनको अर्ली मैनेजमेंट करके और उनमें से जो मरीज़ हमने ये समझे कि जिनके ज़्यादा हेमरेजिक डेंगी फीवर टाइप है, उनको हमने एडमिट भी किया। तो ये 129 के करीब मरीज़ कल रात तक हमारे पास आए हैं। बिल्कुल, डॉक्टर साहब का कहना है कि जो एहतियात है वो करना लाजमी है। कोशिश करें कि जमा ना होने दें, क्योंकि पानी साफ पानी के अंदर ही। बहुत शुक्रिया इरफान अब्बासी, हमें अपडेट कर रहे थे। कराची में डेंगू के बढ़ते फैलाव के बायस मच्छरदानी की कीमतों में भी इजाफा हो गया है। छोटी मच्छरदानी की कीमत 200 रुपये से बढ़ाकर 500 रुपये, जबकि बड़ी मच्छरदानी की कीमत 600 रुपये से बढ़ाकर 1200 रुपये कर दी गई है। कराची में डेंगू के वार, मच्छरदानी भी गायब होने, मच्छरदानी की मांग में इजाफे के बाईस कीमतें भी आसमानों से बातें करने लगी। शहर में छोटी मच्छरदानी की कीमत 200 रुपए से बढ़ाकर 500 रुपए कर दी गई, जबकि बड़ी मच्छरदानी की कीमत भी 600 रुपए से बढ़ाकर 1200 रुपए कर दी गई है। शहरियों ने मच्छरदानी की कीमतों में इजाफे पर तशवीश का इजहार किया। बिल्कुल, मच्छरदानियों की मांग में इजाफा हुआ है। ये सैलाब मना जब आया है तो उसकी वजह से इसकी डिमांड में इजाफा हुआ है। ये जो हम लेके आ रहे थे 500 की, उसके अंदर 200, 250, 300 का इजाफा हुआ है। और जो बच्चों वाली है छोटी मच्छरदानियाँ जो हमारे को 120, 130 में पड़ती थी, वो 200 की बढ़ रही है। मना इस तरीके से इजाफा हुआ है। दुकानदार का कहना था कि हमें माल महंगा मिल रहा है, सस्ती नहीं बेच सकते। डेंगू से भी बच सके, बीमारियों से भी बच सकें, तो हम हुकूमत सिंध से दरख्वास्त करते हैं कि मच्छरदानियों को कम से कम रेट पे और ताजरों को भी चाहिए कि फ़रोख्त करें। 500 रुपये में कोई नहीं लेता था इसको। ये बड़ी वाली जो रखी हुई है ना, 500 रुपये में कोई नहीं लेता था इसको। आज ये 8, 850, 900 रुपये की है। डेंगू के बढ़ते फैलाव के बाईस 6 रोज के दौरान मच्छरदानी की कीमतें दुगनी कर दी गई हैं। कैमरामैन हैदर के साथ सैयद नवान गुल, सिटी 21। कराची की आवाम पर महंगाई का एक और बोझ डाल दिया गया है। आपको बता रहे हैं कि 1 लीटर दूध 10 रुपये महंगा करके 180 रुपये फी लीटर कर दिया गया है। कराची की योमिया तलब 50 लाख लीटर है, तो अवाम की जेब से कितनी इजाफी रकम निकाली जाएगी? अपने नाजरीन को आगाह कर रहे हैं, कराची की अवाम पर महंगाई के वार हैं, एक और बोझ डाल दिया गया है। 1 लीटर दूध कीमत जो है वो 10 रुपये महंगा करके 180 रुपये फी लीटर कर दिया गया है। कराची की योमिया तलब की बात की जाए तो 50 लाख लीटर है, तो अवाम की जेब से कितना इजाफी रकम निकाली जाएगी? मज़ीद इस पर बात करेंगे, हमारे नुमाइंदे अशरफ खान हमारे साथ मौजूद हैं। जी अशरफ, बताइएगा, पहले चिकन के रेट बढ़ा दिए गए, सब्जियों के निर्ख कंट्रोल में नहीं आ रहे, तो अब ये रोज़मर्रा के जो दूध है जो ज़्यादा इस्तेमाल होता है उसको भी महंगा कर दिया गया है। क्या तफसीलात हैं आपके पास? जो महंगाई का जन है वो बोतल से बाहर आ गया। कोई भी बात करें आप, तेल की बात करें, दूध की बात करें, घी की बात करें, किसी चीज़ के भी नाम लें आप, सब्जी की, हाँ वो आसमान पे उसकी कीमतें पहुंची नहीं। इस वक्त मैं बताऊं कि फ़ी लीटर दूध जो कराची में 10 रुपये महंगा कर दिया गया है। सरकारी रेट से पहले ही ऊपर बिक रहा था, 170 रुपये से बढ़ा के 180 रुपये फ़ी लीटर पे पहुंचा दिया है। और साथ ही दही जो फ़ी किलो थी 240 रुपये थी, कहीं 260 रुपये किलो कर दी गई है और कहीं 280 रुपये। और इसका इम्पैक्ट बताऊं मैं आपको कि कितना भारी इम्पैक्ट है कि कराची में योमिया 50 लाख लीटर से ज़ायद का दूध के जो तलब है वो रोज़ दूध फ़रोख्त होता है। 10 रुपये बढ़ने से योमिया जो है कराची की आवाम की जेबों से 5 करोड़ रुपए निकाले जाएंगे। और महीने की बात की जाए तो 1.5 अरब रुपए बनते हैं, और साल पे जाएं तो आवाम की जेब पे जो 18 अरब रुपए का बोझ पड़ेगा। और यहाँ जो देखा जाए, कमिश्नर कराची ने जो सरकारी निर्खनामा जारी किया था दिसंबर 2021 में, वो 120 रुपये। अब इस वक्त जो सरकारी रेट है और जो मार्केट का जो रेट है उसमें आप देखें 120 रुपये कहाँ और 180 रुपये कहाँ, 60 रुपये फ़ी लीटर इजाफी वसूल किया जा रहा है। सरकारी निर्खनामे को चैलेंज किया जा रहा है। यहाँ पे जो डेयरी फार्मर एसोसिएशन का कहना है कि पैदावारी लागत बढ़ गई है, साथ में सैलाब के बाद जो फसल तबाह हुई है, चारा नहीं पहुँच रहा है, दीगर मसाइल भी हो रहे हैं, और जो जानवर जो अंदरून सिंध से या अंदरून मुल्क से आते थे वो भी नहीं पहुँच रहे, जिसकी वजह से डिमांड को पूरा नहीं कर पा रहे हैं, जिसकी वजह से तलब बढ़ने पर जो कीमतों में इजाफा हुआ। अभी तो ये 10 रुपये का इजाफा हुआ है। डेयरी फार्मर्स ने ये भी अंदिया दिया है कि दूध जो है 200 रुपये भी तजावज़ कर सकता है, 250 रुपये भी पहुँच सकता है। ये बड़ा कंसर्न है। और यहाँ वज़ीर आला सिंध ने भी कल जो इजलास किया था उसमें अहम बात की थी, जिसमें कहा था कि सब्जी की कीमतें आसमान पे पहुंची हुई है, दीगर अजनास की कीमतें पहुंची हुई हैं। अब यहाँ साथ ही दूध की कीमत भी बढ़ा दी गई है। इसका इम्पैक्ट देखें आवाम पे, रोज़ का 5 करोड़ रुपए आवाम की जेबों पे पड़ेगा, कराची के आवाम की जेबों पे, और महीने का 1.5 अरब रुपए। अब इसके लिए जो इक़दाम उठाने हैं
फौरी तौर पर कमिश्नर कराची मुतहरक होना पड़ेगा, उनकी टीम को 7 अजला हैं, तमाम डीसीज को कहना पड़ेगा कि सरकारी निकनामे पे या एक्चुअल कीमत पर फ़रोख्त कराया जाए, क्योंकि आवाम की जेब पे मजीद बोझ पड़ गया। किस तरीके से किया जाएगा, ये मुतल्लिका सरकारी इदारे या तो एक्शन लेंगे, क्योंकि वज़ीर आला सिंध ने भी साफ हिदायत की है कि इनके खिलाफ फौरी एक्शन लिया जाए। अच्छा अशरफ, ये भी बताइएगा कि डेयरी फार्मर्स की जानिब से मुतालबा क्या किया जाता है, उनका क्या कहना है कि किस तरह से हुकूमत उनका साथ दे तो वो महंगाई पे, दूध महंगा करने को जो है वो कंट्रोल कर सकें? जी, डेयरी फार्मर्स ने जो मुतालबा किया है, कहा है कि वजारत जो कॉमर्स है, ये तिजारत है, उससे हमने बार बार मुतालबा किया है कि जो चोकर है और दीगर अजनास जो वहाँ से निकलती है तो उसको इम्पोर्ट की इजाज़त को रोका जाए। मुकामी तौर पर उसकी तलब बहुत ज़्यादा है, वो नहीं मिल पा रही, क्योंकि एक्सपोर्ट हो जाता है, उसकी जो डिमांड और चोकर वगैरह नहीं मिल रहा है, तो उसकी वजह से चारा शॉर्ट होने की वजह से उनकी पैदावारी लागत मुसलसल बढ़ती जा रही है। और साथ ही ये कहा है कि डेयरी फार्मर्स की जो लागत है उसको कंट्रोल करने के लिए हुकूमत भी इंटरफेयर करे, तमाम सहूलत फराम किया जाए। लेकिन यहाँ डेयरी फार्मर से ये भी मुतालबा किया कि हुकूमत की जानिब से कोई सपोर्ट नहीं मिल रही है, ना ही उनकी जो यहाँ पे कराची में बात करें कि जो मलीर के पास है और दीगर जगह पे जो डेयरी फार्मर्स हैं उनको कोई सहूलत नहीं जाती है, क्योंकि पानी के लिए उनको वसूल करने के लिए भी उनको ख़रीदारी करनी पड़ती है, दीगर जो खर्चे हैं उनके वो बढ़ गए हैं। साथ में सबसे अहम मसला जो है सैलाब के बाद जो चारा है, बुनियादी जो गाय भैंसों को उनको खिलाना होता है, वो चारा बहुत महंगा हो गया। साथ ही जो डीजल की प्राइस ये सब बढ़ी है तो उसका भी इम्पैक्ट है, क्योंकि आपको बहुत दूर से कराची में सप्लाई पहुंचती है तो उसमें आपका जो लागत है वो भी बढ़ चुकी है, क्योंकि सप्लाई चेन भी मुतासर होती है। और यहाँ पे ये भी मुतालबा किया कि हुकूमत फौरी तौर पर उनके साथ बैठ कर एक कीमत का तयन करेगा। कीमत का तयन नहीं होता है तो कमिश्नर कराची एक्शन लेते हैं, दूध वालों पर, जो जैसे रिटेलर की दुकान पर मैं यहाँ मौजूद हूँ वहाँ पर आके एक्शन लेते हैं और उनको जुर्माने करते हैं या दुकान को सील कर देते हैं। लेकिन यहाँ पर अमूमी तौर पर देखा जाए कि डेयरी फार्मर्स की जानिब से जो सप्लाई चेन जो मुतासर होती है या पैदावारी लागत बढ़ती है तो वो वहाँ पे पहुँचाया जाता है, उसके बाद ये रिटेलर्स फ़रोख्त करते हैं। और यहाँ पे इनको दूध ही महंगा मिल रहा है तो उसके बाद वो सस्ता दूध नहीं फ़रोख्त कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो कमिश्नर कराची को फौरी यहाँ पे आके एक्शन लेने का उनको करना होगा, जो इनके मुतालबात हैं वो पूरे करने होंगे। बहुत शुक्रिया अशरफ खान, हमें अपडेट कर रहे थे। शहर में डेयरी फार्मर्स की इजारादारी अरूज पर पहुंच चुकी है। मुख्तलिफ इलाकों में दूध 10 रुपये इजाफे से 180 रुपये लीटर तक पहुंच गया है। दूध की नई कीमतों ने शहरियों को परेशानी में मुब्तला कर दिया है। तफसीलात जानते हैं हमारे नुमाइंदे बसीम इफ्तिखार से। जी बसीम। आज बिल्कुल कराची में डेयरी फार्मर्स की हटधर्मी के बायस शहर के मुख्तलिफ इलाकों में दूध मज़ीद महंगा होकर 170 रुपये से तजावज़ करके 180 रुपये किलो पर चला गया है। जबकि अगर हम दही की बात करें तो दही भी जो है वो तकरीबन कहीं पे 240 रुपये फ़ी किलो और कहीं पे 260 रुपये फ़ी किलो तक फ़रोख्त हो रहा है। शहरियों से जानते हैं कि अचानक से जो दूध की कीमतों में इजाफा हुआ है, 10 रुपये तक मज़ीद दूध महंगा हो गया। अगर हम बात करें सरकारी कीमतों के हवाले से तो दूध की सरकारी कीमत तकरीबन 120 रुपये फ़ी लीटर जो है वो मुकर्रर है। आप ही बताइएगा कि दूध 180 रुपये किलो तक चला गया है, क्या कहेंगे? दूध महंगा होना चाहिए, नहीं महंगा होना चाहिए? आप कैसे गुजारा खरीदेंगे, कैसे दूध खरीदेंगे? पहले कितना खरीदते थे, अब क्या करेंगे? सबसे पहले मैं आपसे गुजारिश करता हूं कि सबसे पहले जो है ना, ये दूध हर बंदे की ज़रूरत है। गरीब है, अमीर है, मिडिल क्लास है, अपर क्लास है, दूध हर बंदे की ज़रूरत है। लिहाजा बोझ जो पड़ता है वो गरीबों पे पड़ता है। अमीर बंगले वाले हों या मतलब एक करोड़पति, उनके लिए तो कोई मसला नहीं है, लेकिन मिडिल क्लास और नीचे का जो तबका है वो पिस के रह जाता है। कोई भी चीज़ महंगी होती है कराची में, दूध होगा, सब्ज़ी होगी, कोई भी। लिहाजा जो 180 रुपया बेच रहे हैं ये बिल्कुल ना इंसाफ़ी है, ना ज़्यादती है, बहुत ज़्यादा ज़्यादती है। इसलिए कि दूध हर बंदे की ज़रूरत है, चाय बनानी होती है, बच्चों को देना होता है, बीमार बच्चों को ये आगे पीछे, और कम से कम ज़्यादा से ज़्यादा 120-130 रुपये में तो मतलब है कि अफोर्ड कर सकता है बंदा। हाँ जी बिल्कुल, ये थे शहरी जिन्होंने बड़ी खूबसूरत बात की कि जब महंगाई होती है या फिर दूध महंगा होता है तो इसका असर अमीर आदमी पे नहीं पड़ता, अलबत्ता जो गरीब आदमी है जो कि पहले ही महंगाई के चक्के में पिस रहा है वो ज़रूर मुतासर होता है। और 120 रुपये जो लीटर दूध हो गया है, इसकी वजह से शहरियों का कहना है कि उनको शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। दूध की ज़्यादा से ज़्यादा जो कीमत है वो तकरीबन 120 रुपये फ़ी लीटर या फिर 130 रुपये फ़ी लीटर होनी चाहिए। शहरियों का हुकूमत से मुतालबा है कि फौरी तौर पर दूध समेत जो दीगर ज़रूरत ज़िंदगी की अशिया की कीमतें उस पर नज़रसानी, महंगाई पर काबू पाया जाए, ताकि। शुक्रिया बसीम इफ्तिखार। कराची में दूध की कीमतों में मनमाने इजाफे पर शहरियों ने सर पकड़ लिए हैं। कहते हैं दूध की कीमतों को काबू करने की ज़रूरत है, सरकारी निर्ख पर अमल दरामद को यकीनी बनाया जाए। दूध 100 से 120 रुपये लीटर में फ़रोख्त होना चाहिए। महंगा कर रहे हैं तो महंगाई तो हर चीज़ में ही है, अब दूध पे तो खाली नहीं बोल सकते। दूध और अपना मतलब हर चीज़ ही महंगाई।
मेरी यही राय है कि चेक एंड बैलेंस नहीं है, इसी वजह से हर कोई अपनी मनमानी कर रहा है, जिसका जो दिल चाह रहा है वो वही कर रहा है, अपने रेट्स हर एक ने रखे हुए हैं। सस्ता होना चाहिए और क्या, सस्ता क्या, 100 रुपये होना चाहिए। 190 रुपये की आवाज़ आ रही है। महंगाई तो कम होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? तनख्वाह कम है और महंगाई ज़्यादा है, क्या करेगा? या तो भूख मरेगा या खुदकुशी करेगा। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। आपको बताएं कि सिंध हाई कोर्ट में बिजली के बिलों में फ्यूल एडजस्टमेंट समेत दीगर चार्जेस की वसूली के मामले पर समाअत हुई। अदालत ने नेपरा हुकाम को सेशन जज इस्लामाबाद के तवस्सुत से दोबारा नोटिस जारी कर दिया है कि इलेक्ट्रिक ने जवाब के लिए वक्त मांग लिया है। हाफिज नईमुर रहमान वकला के हमरा अदालत में पेश हुए। केस की समाअत 21 सितंबर तक मुलतवी कर दी गई है। मज़ीद जानते हैं हमारे नुमाइंदे बिलाल अहमद से। जी बिलाल, बताइए। बिजली के बिलों में फ्यूल एडजस्टमेंट समेत दीगर टैक्सेस के इजाफे से मुतल्लिक हाफिज नईमुर रहमान की आज सिंध हाई कोर्ट में आईनी दरख्वास्त की समाअत हुई है। सिंध हाई कोर्ट का 2 रुकनी बेंच है जिसकी सरबराही जस्टिस सैयद हसन अजहर रिजवी ने की और हाफिज नईमुर रहमान अपनी लीगल टीम के हमरा कमरा अदालत पहुंचे। इस मौका पर के इलेक्ट्रिक की जानिब से अयान मुस्तफ़ा मेमन की जानिब से वकालतनामा जमा कराया गया जिसे अदालत ने रिकॉर्ड का हिस्सा बना लिया गया, लेकिन नेपरा की जानिब से आज किसी ने भी जवाब जमा नहीं कराया और वकील भी उनकी जानिब से पेश नहीं हुए, जिस पर अदालत ने डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज इस्लामाबाद के तवस्सुत से आज नेपरा हुकाम को दोबारा से नोटिस जारी किए हैं। दौरान समाअत अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान के वकील ने कहा कि हाफिज नईमुर रहमान अदालत में मौजूद हैं और वो अदालत से कुछ कहना चाहते हैं, जिस पर अदालत ने कहा कि आप वकालत कर रहे हैं तो क्या उनका भी इस वक्त दलाइल देना मुनासिब होगा। लेकिन अदालत ने हाफिज नईमुर रहमान को मौका दिया और हाफिज नईमुर रहमान ने अदालत को बताया कि मैं कुछ बताना चाहता हूँ कि कराची के शहरियों से करोड़ों नहीं बल्कि अरबों रुपए लूटे जा रहे हैं। फ्यूल एडजस्टमेंट चार्जेस के नाम के ऊपर जो इजाफी बिल आ रहे हैं उसमें बहुत सारे और टैक्सेस का इजाफा किया गया है, जिसकी वजह से जो असल बिल है वो पीछे रह गया है और डबल कीमत से भी ज़्यादा टैक्सेस वसूल किए जा रहे हैं, जो कि कराची के शहरियों के साथ बहुत बड़ी ज़्यादती है। और कराची के जो शहरी हैं वो बिलबिला उठे हैं और एहतजाज कर रहे हैं और जो सूरत हाल ये है कि हंगामा आराई और तोड़ फोड़ तक जा चुकी है। लिहाजा उनकी ये इस्तदा है कि इलेक्ट्रिक से पूछा जाए कि उन्होंने 1300 मेगावाट बिजली पैदा करनी थी, वो कहाँ है? वो जो वादे के इलेक्ट्रिक ने जब मुआहदा हुआ था तो ये तय किया गया था, लेकिन अब तक आज तक उन वादों पर अमल दरामद नहीं हुआ। अदालत ने कहा कि नेपरा और के इलेक्ट्रिक के अभी जवाबात नहीं आए, लिहाजा नेपरा और के इलेक्ट्रिक के जवाबात आ जाएं तो अदालत दोनों फ्रीकैन को सुनकर मुनासिब फैसला जारी करेगी, जिसके बाद अदालत ने इसकी आपको बताएं कराची सानवी तालीमी बोर्ड कराची के तहत दहम जमात साइंस ग्रुप के सालाना इम्तहानात बराए साल 2022 के नताइज का ऐलान कर दिया गया है। साइंस ग्रुप से अब्दुल रहमान, अलीज़ा समदानी, रामेन ज़ुबैदा और रबिया इमरान ने पोजीशंस हासिल की हैं। जनरल ग्रुप में हिबा ज़िया, मदहत असलम और हाफिज़ा मिनहाल ने पोजीशन हासिल की हैं, जबकि खुसूसी बच्चों में कमाल कमार, मरियम अजीज़, फरा असरार ने पोजीशन हासिल की है। सानवी तालीमी बोर्ड कराची के तहत दहम जमात साइंस ग्रुप के सालाना इम्तहानात बराए 2022 के नताइज का ऐलान कर दिया गया है। मज़ीद जानते हैं हमारे नुमाइंदे सैयद ज़ुबैर राशिद हमारे साथ मौजूद हैं। आपको बता रहे हैं कि पोजीशन होल्डर जो हैं साइंस ग्रुप से अब्दुल रहमान, अलीज़ा समदानी, रामेन ज़ुबैदा और रबिया इमरान ने पोजीशन हासिल की है, जबकि जनरल ग्रुप ने हिबा ज़िया, मदहत असलम और हाफिज़ा मिनहाल ने पोजीशन हासिल की हैं, जबकि खुसूसी बच्चों में कमाल कुमार, मरियम अजीज़, फरा असरार ने पोजीशन हासिल की है। आपको बता रहे हैं दहम क्लास के साल 2022 के नताइज का बाकायदा ऐलान कर दिया गया है। इसी पर मज़ीद बात करेंगे हमारे नुमाइंदे सैयद ज़ुबैर राशिद से। जी ज़ुबैर, आगाह कीजिएगा, पोजीशन होल्डर्स के नाम सामने आ गए हैं। ज़ुबैर से भी बात करने की कोशिश करेंगे। अपने नाजरीन को आगाह कर रहे हैं सानवी तालीमी बोर्ड कराची के तहत दहम जमात साइंस ग्रुप के सालाना इम्तहानात बराए साल 2022 के नताइज का ऐलान कर दिया गया है। मज़ीद जानते हैं सैयद ज़ुबैर राशिद हमारे साथ मौजूद हैं। जी ज़ुबैर, आगाह कीजिएगा। आज सानवी तालीमी बोर्ड की जानिब से इम्तिहानात के जो नताइज हैं उसका ऐलान कर दिया गया है। खुसूसी बच्चों में कमाल कुमार ने 90% हासिल किए हैं, 90% के साथ पहली पोजीशन हासिल की है। इसके अलावा मरियम अजीज ने 89% के साथ जो है दूसरी पोजीशन हासिल की है।
और इसके अलावा जो है अगर तीसरी पोजीशन के हवाले से बात कर ली जाए तो फरा इसरार जिसने 88.8% के साथ तीसरी पोजीशन हासिल की है। इस साल जो है कामयाबी का तनासुब 80.43% रहा है। इसके अलावा जनरल ग्रुप में मुदत ने 92% के साथ पहली पोजीशन हासिल की है। हाफिजा मिनहाल ने 91.63% के साथ जो है दूसरी पोजीशन हासिल की है और हिबा जिया ने 91% के साथ जो है तीसरी पोजीशन हासिल की है। जी अच्छा, ये भी बताइएगा कि जो तलबा पास हुए हैं टॉप ऑफ द लिस्ट जो है वो कौन से स्कूल बताए जा रहे हैं जहां ज़्यादा से ज़्यादा तलबा ने जो है वो पोजीशन हासिल की है या ज़्यादा नंबर्स हासिल किए हैं? देखिए जी है ना, इस दफा 3 स्कूल जो हैं जिन्होंने पोजीशन हासिल की है उन स्कूल्स में सबसे पहला जो स्कूल है वो बागे हजार गर्ल्स स्कूल है जो कि गार्डन वेस्ट में वाक़ है। इसमें फर्स्ट पोजीशन हासिल की है। इसके अलावा दूसरी पोजीशन जो है ट्रू गाइड ग्रामर सेकेंडरी स्कूल जो कि खट्टा मार्केट लियारी में मौजूद है, इसने सेकंड पोजीशन हासिल की है। और इसके अलावा जो तीसरी पोजीशन हासिल की है सिटीजन सेकेंडरी स्कूल गर्ल्स कैंपस है, इसने ये थर्ड पोजीशन जो है हासिल की है। जी अच्छा ज़ुबैर, ये भी बताइएगा कि बच्चों के हवाले से जिन्होंने पोजीशन हासिल की है क्या तासुरात हैं उनके वालिदैन के क्या तासुरात हैं, वो क्या आगे बढ़ना चाहते हैं? यकीनन जी है ना, यहाँ पर हमें यहाँ पर वालिदैन के में और बच्चों में बड़ा खूब जोश और खरोश हमें यहाँ पर दिखाई देता है। वालिदैन की आंखें जो हैं अपने बच्चों की कामयाबी को देखकर नम दिखाई देती हैं। तो इसके अलावा बच्चे जो हैं वो भी काफ़ी जो हैं हमें खुश दिखाई देते हैं और बड़े होकर जो है अपने अपने पेशों का भी वो यहाँ से अभी इंतखाब कर रहे हैं कि भाई किसी ने डॉक्टर बनना है, किसी ने वकील बनना है, किसी ने सहाफ़ी बनना है, एंकर बनना है, जर्नलिस्ट बनना है। तो ये तमाम तर वो बच्चे हैं जो कि अपने ख्वाबों की तकमील को पूरा करते हुए हमें दिखाई दे रहे हैं। जी अच्छा ज़ुबैर, हमने ये भी देखा कि कोविड की वजह से तालीम में काफ़ी हमने देखा कि खलल भी पैदा हुआ, लेकिन उसके बावजूद भी ये बच्चे जो हैं इन्होंने पोजीशन हासिल की है। तो क्या कहना चाहेंगे इन बच्चों के हवाले से, बच्चे क्या कहना चाहेंगे कि किस तरह से उन्होंने स्टडी की है और इस तरह के जो भी इश्यूज़ आते हैं लाइक कोविड है या अब डेंगू है, इन सबको आपने हराना है लेकिन पढ़ने की तरफ जो है वो तवज्जो देनी है? देखें, कोविड के बाद जो है इस दफ़ा पेपर्स जो हैं मुकम्मल हुए थे। 7 पेपर्स जो हैं 9 मैट्रिक में इस दफ़ा दिए गए थे। पहले कोविड में सिर्फ 3 पेपर थे, लेकिन कोविड के बाद अब मुकम्मल 7 पर्चे जो हैं तालिब इल्मों के लिए लाजमी थे। पेपर भी काफ़ी हद तक मुश्किल था, बच्चों ने मेहनत भी बहुत की, लेकिन यकीनन उस मेहनत का जो सिला है वो इन बच्चों को यहाँ पर मिल चुका है। ठीक है ज़ुबैर, हमारे साथ ही मौजूद रहेगा। अपने नाजरीन को एक बार फिर से आगाह करते हैं, दहम क्लास के जो इम्तहानात हुए थे उनके साल 2022 के नताइज का ऐलान कर दिया गया है। साइंस ग्रुप से अब्दुर्रहमान अलीज़ा समदानी, रामेन ज़ुबैदा और रबिया इमरान ने पोजीशन हासिल की है, जिसके साथ साथ जनरल ग्रुप में हिबा ज़िया, मदहत असलम और हाफिजा मिनहाल ने पोजीशन हासिल की है, जबकि खुसूसी बच्चों में कमाल कमार, मरियम अजीज़, फरा असरार ने पोजीशन हासिल की है। ज़ुबैर, ये भी बताइएगा कि इनको जो है डिग्रियां दी जानी है, स्नात दी जानी है, तो इसके लिए जो तकरीबात मुनक्किद की जाती हैं वो कब होंगी? देखिए, तकरीब ही इस वक्त चल रही है और खूब जोश खरोश के साथ तकरीब इस वक्त चल रही है। बच्चों को मेडल से भी नवाजा गया है, बच्चों को जो है सर्टिफिकेट से भी नवाज दिया गया है। तो पुरबकार तकरीब गवर्नमेंट जो ऑफिशियल जो तकरीब होती है वो तो इस वक्त मुनक्किद हुई है और बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन कराची के जो रूहे रवा हैं सैयद शर्फ अली शाह साहब जो है इसकी क़ियादत कर रहे हैं। जी ठीक है, सैयद ज़ुबैर राशिद हमारे साथ मौजूद थे, आपको बता रही हैं, आपको अपडेट कर रही हैं कि नहम क्लास के जो इम्तहानात हैं उनका नताइज जो है वो सामने आ गया है, जिसमें जो है कराची में दहम जमात के इम्तहानात के नताइज कुछ इस तरह से हैं। अब्दुर्रहमान ने 1073 नंबर हासिल किए हैं, रबिया इमरान ने 1069 नंबर हासिल किए हैं, जबकि अलीज़ा समदानी ने 1067 जो नंबर हैं हासिल किए हैं और रामेन ज़ुबैदा ने भी 1067 नंबर जो हैं वो हासिल किए हैं। पोजीशन होल्डर हैं हमारे जो मुल्क का जो है ये रोशन सितारे हैं हमारे मुल्क के। अपने नाजरीन को आगाह कर रहे हैं कराची में दहम जमात के इम्तहानात का जो रिज़ल्ट है वो बाकायदा आज अनाउंस्ड हो गया है। 2022 के नताइज हैं, जिसमें साइंस ग्रुप से भी जो हैं बच्चे अब्दुर्रहमान अलीज़ा समदानी, रामेन राबिया और रबिया इमरान ने पोजीशंस हासिल की हैं और जनरल ग्रुप में हिबा ज़िया, मदहत असलम और हाफिज़ा मिनहाल ने भी पोजीशन हासिल की हैं, जबकि गोल्ड मेडल भी इनको
दिए जा रहे हैं, तकारीब भी मुनक्कद की जा रही हैं स्कूल्स में और वालिदैन, यकीनन वालिदैन में जो है खुशी की लहर है। एक वालिदैन जो है उनका भी ज़्यादा इसमें हिस्सा होता है कि बच्चों को उन्होंने अच्छी तालीम, अच्छा माहौल मुहैया किया गया है। स्कूलों में भी हमने देखा कि बहुत अच्छे इंतज़ामात भी किए गए थे। कोविड के सीज़न में हमने देखा कि कुछ हुकूमत की तरफ से भी काफ़ी इक़दाम अच्छे किए गए थे और ज़्यादा से ज़्यादा जो है सहूलियात भी मुहैया की गई थी ताकि अपने मुल्क का जो मुस्तकबिल, ये बच्चे हैं, इनकी जो पढ़ाई है उसमें कोई भी खलल पैदा ना हो सके। ताहम आज दहम क्लास के नताइज का ऐलान कर दिया गया है। बहुत से स्कूल्स हैं जो कि टॉप ऑफ द लिस्ट रहे हैं। 88% जो है वो जो इतने परसेंटेज अच्छी आ रही है स्कूलों में। स्टडी के हवाले से बात की जाए तो असातिज़ा के हवाले से बात की जाए, यकीनन असातिज़ा भी पेश होते हैं बच्चों की तालीम और तरबियत में भी। और आज जो है जितनी भी तालीम हासिल की है, जितना भी असातिज़ा का जो कारकर्दगी थी, ख़ास बच्चों की भी कारकर्दगी थी और वो सामने आई है। पोजीशन होल्डर के तौर पर हम देख रहे हैं बच्चों ने अच्छी पोजीशंस ली हैं, अच्छे नंबर्स के साथ बच्चों ने दहम जमात के इम्तहानात जो हैं वो पास कर लिए हैं। ये सानवी तालीमी बोर्ड कराची के तहत जो है दहम जमात साइंस ग्रुप के सालाना इम्तहान बराए 2022 के आज नताइज का बाकायदा ऐलान कर दिया गया है। पोजीशन होल्डर जो हैं वो साइंस ग्रुप में अब्दुल रहमान, अलीज़ा समदानी, रामेन ज़ुबैदा और रबिया इमरान ने पोजीशन हासिल की हैं। डॉलर की ऊंची उड़ान जारी है। इंटरबैंक में डॉलर 3 रुपये 58 पैसे महंगा हो गया है। इंटरबैंक में डॉलर 228 रुपये की सतह भी अबूर कर गया है। डॉलर 225.42 रुपये से बढ़कर 229 रुपये पर पहुंच गया है। रवा हफ्ते अब तक डॉलर 10 रुपये 2 पैसे महंगा हो चुका है। आपको बता रहे हैं, अपडेट कर रहे हैं, इंटरबैंक में डॉलर 3 रुपये 58 पैसे महंगा हो गया है। मज़ीद जानते हैं हमारे नुमाइंदे अशरफ खान से। जी अशरफ, आगाह कीजिएगा। जी, रवा हफ्ता देखा जाए दरामदी बिल की अदायगी और दीगर कर्ज की अदायगी की वजह से रुपए पर शदीद दबाव देखा जा रहा है। आज भी कारोबारी हफ्ते के आखिरी रोज इंटरबैंक में डॉलर 3 रुपये 58 पैसे महंगा हो गया और 225 रुपये 42 पैसे से बढ़कर 229 रुपये पर पहुंच गए। और देखा जाए रवा हफ्ते अब तक इंटरबैंक में डॉलर 10 रुपये 2 पैसे महंगा हो चुका है। माशी माहिरीन का कहना है इस तेजी से डॉलर महंगा होने से पाकिस्तान की मुश्किलात मजीद बढ़ जाएंगी। देखा जाए तो जैसे कि पाकिस्तान के बैरूनी कर्जे जो हैं वो इस वक्त जो 125 अरब डॉलर हैं और 10 रुपये महंगा होने से एक हफ्ते में तो बैरून कर्जों का बोझ में 1200 अरब रुपए का बोझ बढ़ गया है। उसके साथ साथ देखा जाए जो दरामदी लागत बढ़ेगी क्योंकि डॉलर एक डॉलर से 10 रुपए एक हफ्ते में जो बढ़ा है तो दरामदी अदायगी की जो बिल है वो भी बढ़ जाएगा, जिसकी मदद महंगाई की रफ्तार में मजीद इजाफा हो जाएगा। ठीक है, बहुत शुक्रिया अशरफ खान हमें अपडेट करने के लिए। डिप्टी कमिश्नर एडमिनिस्ट्रेटर बल्दियावस्ती ताहा सलीम की हिदायत पर डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल के ज़रिए इंतज़ाम चलने वाले स्कूलों के तलबा और तालिबात में कोर्स तकसीम किया जा रहा है। तफसीलात जानते हैं वहाँ पर मौजूद हमारे नुमाइंदे रिजवान अहमद से। जी रिजवान, बताइए। जी बिल्कुल, डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल की अगर बात की जाए तो इसके शोबा एजुकेशन में आज जो तलबा हैं उनमें कोर्स तकसीम किया जा रहा है मुख्तलिफ़ जमातों का। और इस हवाले से अगर बात की जाए डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल की तो 14,000 तलबा व तालिबात हैं जो कि इनके 135 स्कूलों में ज़ेर तालीम हैं, 51 इमारतें हैं। और इस तरह ये कहा जा सकता है कि जिस तरह आबादी के लिहाज से ये सूबा सिंध का सबसे बड़ा ज़िला है, इसी तरह यहाँ पे स्टूडेंट्स की तादाद भी सरकारी स्कूलों में ज़्यादा है। और ये एतमाद जो है आवाम का इन सरकारी स्कूलों पर बढ़ता जा रहा है क्योंकि यहाँ पर ग्रेजुअली जो है वो मुख्तलिफ इक़दाम उठाए जा रहे हैं। डायरेक्टर एजुकेशन अख्तर रज़ा हमारे साथ मौजूद हैं। अख्तर साहब, ये फरमाइएगा कि एजुकेशन के जो मौजूदा दौर है इसमें ये कहा जा रहा है कि मार्केटों में कोर्स दस्तयाब नहीं है, आपकी जानिब से जो है वो डिस्ट्रीब्यूट किया जा रहा है तलबा में, तो ये मौजज़ा कैसे हुआ? ये मौजज़ा ये है कि हर साल जो है जब भी एग्ज़ाम के बाद जो है सिंध गवर्नमेंट हमें सिंध टैक्स बोर्ड जो है हमें ये कोर्स देता है। और पहले ये कोर्स जो है हम प्रिंसिपलों को और डिप्टियों को देते थे, डायरेक्ट बच्चों को नहीं करते थे। इस दफ़ा हमने इस तरीक़ेकार चेंज किया है, अब हम डायरेक्ट बच्चों के हाथों में दे रहे हैं। इस वक्त क्या पोजीशन है? 14,000 तलबा व तालिबात हैं, क्या तमाम तलबा व तालिबात में आपने प्रोवाइड कर दिया है ये कोर्स? नहीं, अभी बाकी हैं।
क्योंकि हर जोन वाइज हैं, 4 जोन हैं हमारे पास। अभी हमने गुलबर्ग जोन को रखा हुआ है। गुलबर्ग जोन में हम ये तलबा और तालबात को कोर्स तकसीम करते हुए फिर जाएंगे नॉर्थ नाज़िमाबाद में, फिर जाएंगे लियाकताबाद में, फिर जाएंगे न्यू कराची में। अच्छा, कोर्स की तकसीम जो है, जो आपके स्कूल मुख्तलिफ NGOs ने गोद ले लिए हैं, क्या वहाँ पर भी होगा या वो NGOs की अपनी जिम्मेदारी होगी? वो NGOs की अपनी जिम्मेदारी है। उन्होंने पूरी जिम्मेदारी उठाई है कि बच्चों के कोर्स, यूनिफॉर्म और फ्री ऑफ कॉस्ट फीस है, उनकी कोई फ़ीस नहीं है, और जो भी एक्टिविटीज़ होगी वो NGOs खुद करेगी। इससे हमारा गवर्नमेंट का कोई पैसा उसमें खर्च नहीं होगा। अच्छा, माजी में भी आपसे बात हुई थी तो हमने ये बताया था अपने नाजरीन को कि महंगाई का रेशो बढ़ने की वजह से सरकारी स्कूलों पर जो दाखिलों का दबाव है वो बढ़ता जा रहा है। आप मुझे बताइएगा इस वक्त आपकी कैपेसिटी क्या है और इस हवाले से दबाव कितना है? देखें, अभी हमारे यहाँ जो हमने NGOs को स्कूल दिए ना, और वो रिनोवेट होना शुरू हो रहे हैं, और कुछ स्कूल हमारे DC साहब ने भी हमसे वादा किया है कि स्कूलों को रिनोवेट करना शुरू करेंगे। अब जो महंगाई का सिलसिला और महंगाई का तूफ़ान आया है, इससे लोग, गरीब लोग जो है ना, अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूल में नहीं पढ़ा पा रहे। बिल्कुल, हिकमत अमली बेहतर है, वसाइल अगरचे महदूद हैं, लेकिन ये है कि उसकी वजह से जो वालिदैन हैं उनका सरकारी स्कूलों पर और ख़ास तौर पर डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल के स्कूलों पर जो एतमाद है वो बढ़ता जा रहा है। और हमारी दुआ रिजवान।